नमस्कार दोस्तों। बजट 2020-21 की चर्चा इस समय चारों ओर चल रही है। बजट 2020-21 प्रस्तुत किया गया और हमारे भारतीय संविधान में अध्याय 2 और भाग 5 और अनुच्छेद 112 के अंतर्गत इसका जिक्र बजट के रूप में ना करके आय व्यय का लेखा जोखा, वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा इस तौर पर किया गया है। ये जो बजट पेश हुआ, ये प्रथम पूर्णतया डिजिटल बजट है, यानी कि इस बार इसकी जो पेपर में प्रिंटिंग होकर सदस्यों को, लोकसभा के सदस्य और अन्य ऑफिसर्स को दी जाती थी, वो नहीं दी गई है। इस बार इसको ऐप के जरिए पूरा डिजिटली प्रस्तुत किया गया है। इस रूप में ये पहला डिजिटल बजट है। वैसे तो डिजिटली हम लोग भी कॉपी प्राप्त करते थे, उसका प्रिंट आउट लेते थे, लेकिन पूर्ण रूप से डिजिटल ये पहला बजट है। इस पर 30 प्रश्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इन 30 प्रश्नों को हम फटाफट देखेंगे और इनसे उन सभी प्रश्नों की तैयारी आपकी हो जाएगी जो आगामी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है, वर्ष 2021 की उपलब्धियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की आबादी का ये 75वां वर्ष है। जो भारत आज़ाद हुआ था उसका ये 75वां वर्ष मनाया जा रहा है। भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 वर्ष पूर्ण हुए हैं। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और अगला है कि भारत में गोवा के शामिल होने के 60 साल पूरे हुए हैं, क्योंकि 1961 में भारत में गोवा शामिल हुआ था। ये जो नासिक महाकुंभ दिया है ये गलत है, क्योंकि ये हरिद्वार में महाकुंभ इस बार मनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वां वित्त आयोग ने राज्यों का हिस्सा कितना निर्धारित किया है? वित्त आयोग बजट 2020-21 के लिए जीडीपी का कितने प्रतिशत राजकोषीय घाटा अनुमानित है? तो 2021 के लिए जो ये अनुमानित राजकोषीय घाटा है, ये है 9.5%। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किसका? जीडीपी का निकाला जाता है और राजकोषीय घाटा है 9.5% और 20-21 के लिए है अनुमानित। भारत का पहला मानव रहित प्रक्षेपण कब किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? मानव रहित प्रक्षेपण भारत करने जा रहा है और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है, बजट में इसका जिक्र भी किया गया है, दिसंबर 2000 कब का? 21 का। इसी साल के लास्ट में दिसंबर 2021 में यह लक्ष्य रखा गया है कि भारत प्रक्षेपण करेगा, मानव रहित प्रक्षेपण। अगला जो है, एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूलों की स्थापना की जाती है। तो जो एकलव्य रिहायशी मॉडल स्कूल है, अभी 750 एकलव्य रिहायशी मॉडल स्कूलों की स्थापना की जानी है और ये जो हमारे जनजातीय क्षेत्र हैं हमारे देश के, वहां पर इनको स्थापित किया जाता है। बजट 2020-21 के अंतर्गत ये 750 का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2021 में कितने नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने का प्रावधान है? सैनिक स्कूल जो बनेंगे, बजट 2021 में ये लक्ष्य रखा गया है कि 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। बजट 2021 में किसी भारतीय नागरिक के लिए ओपीसी स्थापित करने के लिए निवास अवधि सीमा 182 दिन से घटाकर कितनी कर दी गई है? अब यहाँ पर आपको ओपीसी समझना पड़ेगा। ओपीसी का मतलब होता है वन पर्सन कंपनी। क्या होता है? वन पर्सन कंपनी। तो इसकी जो अवधि थी वो पहले 182 दिन थी। तो 182 दिन से इसको घटाकर कितना कर दिया गया है? 120 दिन। 120 दिन इसको कर दिया गया है। विवाद से विश्वास योजना का संबंध है। ये इस बार के बजट की नहीं, ये पहले भी कंटिन्यू रही है स्कीम, लेकिन इस बार भी चर्चा की गई है इसकी, क्योंकि इसका क्रियान्वयन अच्छे तरीके से किया जा रहा है, ऐसी चर्चा की गई है। तो ये जो स्कीम है, ये कराधान प्रणाली में वाद कम करने से संबंधित है। खत्म करने से, एकदम समाप्त करने से संबंधित नहीं है, ना रेलवे विवादों से है। ये वाद कम करने से संबंधित है कराधान प्रणाली में। देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए कर छूट का दावा करने की समय सीमा को किस तिथि तक बढ़ा दिया गया है? यानी कि किस तिथि तक ये कर छूट का दावा किया जा सकता है स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए, ऐसा किया गया है। और ये जो तिथि है वह है 31 मार्च 2022। लॉकडाउन के कारण यह सारी समस्याएं उत्पन्न हुई और स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाना है, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट 2021 में सस्ते घर खरीदने के लिए मिलने वाले ऋण के ब्याज में 1.5 लाख रुपए तक की छूट का प्रावधान कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये प्रावधान समाप्त होना था, लेकिन इसकी तिथि को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2022 तक कर दिया गया है। 31 मार्च 2022। तो ये डेट भी आपको ध्यान में रखना है। ये 31 मार्च 2022 बी ऑप्शन पे यहाँ पे दिया है। बजट 2021-22 में कितने वर्ष की आयु और उससे अधिक के वरिष्ठ नागरिकों को आयकर दाखिल करने में राहत प्रदान की गई? तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको आयकर दाखिल नहीं करना पड़ेगा। कैसे वरिष्ठ नागरिक? जिनकी उम्र 75 साल से अधिक है। 75 वर्ष जो पूरा कर चुके हैं या इससे अधिक हैं। इसमें किया यह जाएगा, इनका जो भी आयकर होगा उसको काट कर इनके जो पेंशन इनको मिल रही है, जाहिर सी बात है नौकरी नहीं कर रहे होंगे, ज़्यादातर लोग इसमें पेंशनर हैं, तो इनके पेंशन से काट कर ऑटोमेटिक वो दे दी जाएगी, इनको ये सब दाखिल करना नहीं पड़ेगा।
ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे में कितने जल्दी सड़ने वाले उत्पाद शामिल किए जाने का प्रावधान किया गया है, ये भी बजट में ही जिक्र किया गया है। तो ये जो प्रावधान किया गया है, इनकी संख्या पूछी जा रही है, तो ये 22 ऐसे उत्पाद हैं जो जल्दी सड़ने वाले हैं, इनको ऑपरेशन ग्रीन योजना के तहत शामिल करने का अभी प्रावधान किया गया है। बजट 2020-21 के अंतर्गत बीमा कंपनियों में स्वीकार्य एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो पहले ये 49% हुआ करता था, जो बीमा कंपनियों में एफडीआई स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन इसको इस बार के बजट में 2020-21 में बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। बजट 2020-21 के अंतर्गत गैर परंपरागत ऊर्जा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारतीय सौर ऊर्जा निगम में कितने रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाने का प्रावधान किया गया है? कुल पूंजी की बात नहीं हो रही है, कितना अतिरिक्त पूंजी इस बार उसमें लगाई जाएगी जिससे इसका और विकास हो सके। तो ये पूंजी है 1,000 करोड़ रुपए की। ए ऑप्शन पर जो दी हुई है 1,000 करोड़ रुपए। बजट 2020-21 के अंतर्गत उज्ज्वला योजना का कितने करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों तक विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है? पहले से उज्ज्वला योजना 8 करोड़ लोगों तक लाभ पहुंचा चुकी है, 8 करोड़ लोगों तक इसकी रीच हो चुकी है। अब इस बार 1 करोड़ और लोगों को इसमें जोड़ने का प्रावधान किया गया है, लक्ष्य रखा गया है। ब्रॉड गेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण पूरा करने का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है? तो जो ब्रॉड गेज मार्ग हैं उन पर विद्युतीकरण किया जा रहा है, रेलवे कर रही है, और ये लक्ष्य रखा गया है कि दिसंबर 2023 तक, 2023 दिसंबर तक इसको पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिफाइड किया जा सकेगा, विद्युतीकृत किया जा सकेगा। बजट 2020-21 के अंतर्गत विकास वित्तीय संस्थान यानी कि डीएफआई के पूंजीकरण के लिए इसकी स्थापना भी की गई है। तो इसकी पूंजीकरण के लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है? बजट 2020-21 के अंतर्गत इसके लिए जो धनराशि उपलब्ध कराई गई है वो है 20,000 करोड़ रुपए। कितनी? 20,000 करोड़ रुपए की धनराशि इसके लिए उपलब्ध कराई गई है। बजट 2020-21 में 3 वर्ष की अवधि में कितने टेक्सटाइल पार्क स्थापित किए जाएंगे? आगामी 3 वर्ष के लिए इसका लक्ष्य रखा गया है, बनाए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क, और इनकी संख्या 7 है। 7 टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। कपड़ा क्षेत्र की जो मंत्री है वो कौन है? स्मृति ईरानी। तो उनके विभाग के अंतर्गत ये आता है, और 7 ये बनाए जाएंगे टेक्सटाइल पार्क। इनकी स्थापना अगले 3 वर्षों में की जाएगी, और मित्र योजना इसके लिए चलाई गई। एक प्रश्न और भी आपको आगे मिलेगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए आगामी 6 वर्षों में कितना व्यय करने का प्रावधान बजट 2021-22 के अंतर्गत किया गया है? योजना का नाम है प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। इंपॉर्टेंट योजना है, इसलिए इसका बजट भी आपसे पूछा जा सकता है। 64,180 करोड़ रुपए, 64,180 करोड़ रुपए आगामी 6 वर्षों में इसमें खर्च किए जाएंगे। बजट वर्ष 21-22 में कोविड 19 टीके के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? इस समय टीका जो है वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सबको टीका लग जाए, सब लोग सेफ हो जाएं। इसके लिए इस बार के बजट में 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 35,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बजट में वित्त वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य और खुशहाली के बजट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? यहाँ पर आपसे वृद्धि पूछी जा सकती है। जो आंकड़े जिस रूप में दिए होते हैं वो उस रूप में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो वृद्धि की गई है वो 137% की वृद्धि की गई है। और 137% की वृद्धि आप अगर समझना है चाहते हैं तो समझ लीजिए 2,23,886 करोड़ रुपए पहले था। 2,23,846 करोड़ रुपए, 46 था, और इसको कर दिया गया है बढ़ाकर 94,452 करोड़ रुपए से इसको बढ़ाकर किया गया है। पहले क्या था? ये था 94,452। ऐसा करिए, 94,452 था, और 94,452 से बढ़ाकर इतना किया गया, 137% की इसमें वृद्धि की गई है। यानी इतना था और इतना बढ़ाकर किया गया है। केंद्रीय बजट 2021-22 की मुख्य विशेषताओं में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो पहले ही जब बजट आप ओपन करेंगे, इसका सार पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएंगी। स्वास्थ्य और कल्याण, वास्तविक और वित्तीय पूंजी और बुनियादी ढांचा, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नवोन्मेष और अनुसंधान और विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। यहाँ पर लिखा है अधिकतम सरकार और न्यूनतम शासन, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है। बाकी ये सारी विशेषताएं सही हैं। पहला डिजिटल केंद्रीय बजट किस वर्ष पेश किया गया? तो मैंने आपको शुरू में ही बताया कि 2021 में ये पेश किया गया है। और किस वर्ष के लिए है? जो फिनेंशियल ईयर है वो 2021-22 के लिए है, लेकिन पेश किया गया 2021 में पहली बार। केंद्रीय बजट 2021-22 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। इसमें विकास वित्त संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है।
तो ये बात सही है। जम्मू व कश्मीर संघ शासित क्षेत्र में एक गैस पाइपलाइन योजना शुरू की जाएगी, ये भी सही है। और भारतीय रेलवे द्वारा भारत के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की गई है, ये भी सही है। इसमें सारे के सारे ऑप्शन ये सही हो जाएंगे। अगर कोई भी आपसे अलग से भी पूछा जाता है तो इसको आप सही कीजिएगा। 2021-22 के केंद्रीय बजट में किस बंदरगाह को आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने के बारे में कहा गया है? कौन सा बंदरगाह है जिसको आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा? तो इसमें 5 बंदरगाहों का विकास किया जाएगा। और ये जो 5 बंदरगाह हैं, वो कौन-कौन से बंदरगाह हैं, ये आपको जानना चाहिए। इसमें एक बंदरगाह है कोच्चि का, दूसरा चेन्नई, तीसरा विशाखापत्तनम, पारादीप और 5वां है पेटूघाट। तो इसमें जितने भी बंदरगाह दिए हैं, सब सही है। कोच्चि, पारादीप और विशाखापट्टनम दिया हुआ है। एक आप इसमें चेन्नई याद कर लीजिए और एक पेटूघाट। तो एक आपको याद रखना है इसमें चेन्नई, इसके साथ में ये ऐड कर लीजिए, और एक याद कर लीजिए पेटूघाट बंदरगाह। तो इनको डेवलप किया जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। बजट पे 2021-22 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत होने का अनुमान है? तो बजट में 21-22 में यह अनुमान है 8% होने का, है ना? राजकोषीय घाटा 21-22 की बात हो रही है, अनुमानित आंकड़ा है 8% का, ये रखा गया है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। 2021-22 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान इस बार किया गया है लेह में। लेह में यह स्थापित किया जाएगा। कोविड-19 महामारी के बीच में ये फरवरी 2020 को जो ये बजट पेश किया गया है, उसमें एक ये इम्पोर्टेंट फैसला है। लेह में, लद्दाख में लेह पड़ता है, वहां पर केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करना। केंद्रीय बजट के अनुसार अस्थायी श्रमिकों को किस संगठन के तहत कवर किया जाएगा? तो अस्थायी जो श्रमिक होंगे उनको ईएसआईसी के तहत कवर किया जाएगा। और ईएसआईसी का मतलब है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम। और इसमें महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा के साथ सभी श्रेणियों में और रात में काम करने की भी अनुमति दी जाएगी। जैसे इस बार में बेरोजगारी खूब तेजी से बढ़ी, लोग नौकरी छोड़कर आ गए, इसलिए प्रावधान किए जा रहे हैं। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मित्र योजना जिसकी घोषणा हाल में केंद्रीय बजट में की गई, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था कपड़ा क्षेत्र से संबंधित है। तो वो जो 7 पार्क स्थापित किए जाएंगे उन्हीं से ये रिलेटेड है। और अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2020 21-22 में किस राज्य में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए, इस बार का ही बजट जो है वो समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना का प्रावधान कहां पर करता है, यानी कि कहां पर यह स्थापित होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए समुद्री शैवाल पार्क की स्थापना की जाएगी। और ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे में अब 22 जल्दी सड़ने वाले उत्पाद भी मैंने आपको बताए हैं, वो भी ध्यान रखना है आपको। कैसी लगी ये क्लास? अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और शेयर करें उन सभी लोगों तक जो कोई ना कोई एग्जाम देते हैं। बाकी हमारे कोर्सों से जुड़ने के लिए आप 6307281212, ये हमारा व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट करें। आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज नोट्स के साथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, वो स्टार्ट होने वाली है, आप उसमें प्रतिभा कर सकते हैं। थैंक यू।